नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 350 प्रश्न हम व्याकरण संबंधी पहले ला चुके हैं, तो इस वीडियो के साथ 365 प्रश्न हो जाएंगे हमारे। और साथियों, हमने लाइव क्लास लगाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाएगी कुछ दिनों के लिए। तो साथियों, वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आज का, ETT सेकंड पेपर हिंदी और हिंदी मास्टर कैडर के लिए बहुमूल्य वीडियो है जी। पहला प्रश्न हमारे पास है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो कौन सी नहीं लिखी जाती है? नेपाली, हिंदी, गुजराती, संस्कृत। तो गुजराती नहीं लिखी जाती साथियों। अगला प्रश्न साथियों, लिपि संबंधी कौन सा मत सही है? ठीक है, कौन सा मत सही है लिपि संबंधी? तो ये आपको होमवर्क है, पहले तो विकल्प पढ़ने आपने। मैं विकल्प पढ़ देता हूँ। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि है। अगला है, ऐसे संकेत जिनको इशारों से समझा जा सकता है। तीसरा है, मन के विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना। चौथा है, पहला या जो विकल्प ही गलत है। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक सही आपने करना है। तीसरा प्रश्न साथियों, भारत के सभी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? कुटिल, ब्राह्मी, सिद्ध, मातृका या शारदा? तो ब्राह्मी से हुआ साथियों। आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये तो वही चीज के हमने पहले भी वीडियोस में बहुत सारे बताया। तो होमवर्क है आपको, बताइए हमें आगत ध्वनियाँ कौन सी है निम्नलिखित में से। ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद देखिए कौन सा मत गलत है। 4 ऑप्शन है साथियों। तो पहला सही है बिल्कुल, क ग ज आदि आगत ध्वनियाँ है, बिल्कुल सही है। श तालव्य है, तो तालव्य ध्वनि है, मतलब तालु से उच्चारण होता है इसका। आगे साथियों, जे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, छोटी ए, औ और बड़ा ओ आदि दीर्घ स्वर हैं, बिल्कुल 7 दीर्घ स्वर हैं हिंदी में। ठीक है जी। और अनुस्वार को अनुनासिक भी कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है। और गलत का ही तो चुनाव करना है। ठीक है, तो कौन सा मत गलत है, यही चुनाव करना है। अनुस्वार जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी डाली जाती है, ठीक है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। और इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है, बाजू नाक से निकलती है। अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदु को कहते हैं। ठीक है, और इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से बाजू के निकलने से होता है। ठीक है, आगे साथियों, छठा प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में, माफ़ करिएगा, वर्तमान समय में कुल कितने व्यंजन हैं? प्रश्न ये आना था, वर्तमान समय में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं? ठीक है, कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं, ये आना है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारी, माफ़ करिएगा। तो पहला विकल्प है 27, दूसरा 25, तीसरा 20 और चौथा 15। बहुत सारे लोग 25 पर टिक लगाएंगे, लेकिन बता देते हैं अभी वर्तमान समय में 27 स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, 2 नए द्विगुण आ गए हैं, ये वाले नुक्ता जिनके नीचे प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए 27 पर टिक करिएगा पेपर में। आगे साथियों, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? क्रोष्टी, संस्कृत, पाली, हिंदी। क्रोष्टी का लिपि है, ना कि भाषा। संस्कृत काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पर वो संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, यही माना जाता है, संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। 8वां प्रश्न साथियों, जी हाँ 8वां प्रश्न, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है देश में? ठीक है, तो ये उत्तर मैं अब बता देता हूँ, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। चारों में से बांग्ला सही आएगा। ठीक है, बांग्ला दूसरे स्थान पर आता है, इसका स्थान सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बाद। और तीसरे पर है साथियों, माफ़ करिएगा, तीसरे पर जो है वो है मराठी। ठीक है, तीसरे पर मराठी है, चौथे पर है तेलुगु। ठीक है, याद रखिएगा जी। आगे साथियों, 9वां प्रश्न जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, गुरुमुखी लिपि निम्नलिखित में से किस गुरु ने शुरू की? अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक? तो साथियों, ये आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जाके इसका उत्तर दीजिए। साथियों, ये भाषा संबंधी मैं ज़्यादा प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि भाषा की परिभाषा हो सकता है पूछ लें या किसी विद्वान की, या नहीं, परिभाषाएँ कम ही पूछी जाएंगी। ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है देश में, जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। इस तरह के कॉमन प्रश्न ही बनेंगे ETT सेकंड पेपर के हिसाब से कि भाषा और लिपि का वहाँ पर ऑप्शन है। 10वां प्रश्न है साथियों, प्राचीन भाषा में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है,
तो शारदा, देवनागरी, ब्रह्मी और ख्रोष्टी। साथियों प्राचीन भाषा मतलब प्राचीन समय में आना था जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर प्राचीन समय आना है ना कि भाषा। तो प्राचीन समय में साथियों जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी भाषा, जैसे ये पहला शब्द हम लिख रहे हैं जहाँ से, तो इधर की ओर, ठीक है। तो बता देते हैं ब्रह्मी, ठीक है, माफ़ करिए ख्रोष्ठी, ठीक है जी। तो शारदा नहीं है, देवनागरी नहीं है, ब्रह्मी नहीं है, ख्रोष्ठी। ख्रोष्ठी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, दाईं से बाईं ओर। ये आपको याद रखिएगा साथियों। और एक और बात आपको बता देते हैं कि जैसे ही इस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, फिर अगली पंक्ति को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, ठीक है। फिर अगली पंक्ति को दाईं से बाईं ओर और फिर अगली को बाईं से दाईं ओर, तो ये क्रम हुआ करता था, ठीक है साथियों। तो थोड़ी अलग से थी ये। काफ़ी सारे इसके जो वर्ण हैं अभी तक भी विवाद का हिस्सा है कि इसका उच्चारण क्या होगा, उच्चारण कैसे होता होगा, ठीक है। जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे कौन से वर्ण हैं? तो साथियों य और व, ठीक है। और ये वैसे तो पूरा का पूरा वर्ग य वर्ग, य र ल व, ठीक है, इनको माना जाता है कि ये स्वरों और व्यंजनों के बीच में आते हैं। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं, मतलब कुछ का विचार है, कहीं कहीं किताबों में मिलेगा सिर्फ य और व ही स्वरों और व्यंजनों के बीच में आते हैं, ठीक है। अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन में इनको कहा जाता है, क्योंकि जब भी इनका हम उच्चारण करते हैं अच्छी प्रकार से, जीव जो है वो हमारे मुख के अंदर नहीं टच होती है, और वायु जो है ऐसा लगता है कि बिना किसी रेखताम के बहुत कम कष्ट से बाहर आ रही है, ठीक है, बिल्कुल रोकथाम नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि व्यंजन या स्वर जो है अंदर ही मुँह के रह गया। तो यह वह, ठीक है। और इनको अंतस्थ भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अंतस्थ। आगे साथियों 12वां प्रश्न है, जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे क्या कहते हैं? जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? द्वित्व। जैसे हमने शब्द लिखा बिल्ली, ठीक है, तो इसमें जे वाली जो स्थिति है ना साथियों, जो द्वित्व कहा जाता है। एक ही वर्ण दो बार आया, लेकिन जो पहला वर्ण आया उसको आधा कर दिया जाता है, खास करके व्यंजनों में जो स्थिति आती है, ठीक है। तो अगर हम शब्द लिखें जे वाला पक्का, है ना, बच्चा, ये वाला, ठीक है साथियों, ये बच्चा शब्द हो गया। ये साथियों द्वित्व की स्थिति बोली जाती है। दो व्यंजन आते हैं, पहला आधा कर दिया जाता है, उसके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं, अगर पूरा लिखना है तो फिर इसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ये द्वित्व की स्थिति होती है। आगे साथियों 13वां प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहा जाता है? ठीक है साथियों, तो ये आपको बता देते हैं, उसको कहा जाता है संयुक्त अक्षर। क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर कहा जाता है। कैसे? आप साथियों क्या लिखते हैं ना, क्या ये संयुक्त अक्षर ही तो है, ठीक है। आपने यों लिखा है, यों, त्यों, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये स्थिर लिखते हैं ना, स्थिर, ये संयुक्त व्यंजन ही तो हुआ, ठीक है साथियों, इस तरह से। ओके, स्थाई, ये वाला, और भी बहुत सारे हैं, आप समझ गए होंगे। अभी द्वित्व में क्या है साथियों, जैसे हमने लिखा दे पक्का शब्द, इसमें द्वित्व में क्या है, दोनों व्यंजन, जो पहला जो है इसको आधा लिखते हैं हलंत की वजह से, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, अस्वर नहीं है, लेकिन दूसरा पूरा लिखा, ठीक है। लेकिन जो दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये द्वित्व है। लेकिन जहाँ पर क्या है, पहला आधा स्वर, दूसरा कोई और हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर संयुक्त अक्षर कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे साथियों संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्ताक्षर, ठीक है। 14 प्रश्न है साथियों, भारत के राज्यों अर्थात राजकीय भारत के राज्यों की जो राजकीय भाषा है, कौन सा जुग्म उससे संबंधित गलत है? तो त्रिपुरा बांग्ला बोली जाती, बिल्कुल सही है साथियों, ये तो गलत चुनना है ना हमने। तेलंगाना कन्नड़, ये थोड़ा सा है यहाँ पर संदेह मुझे। नागालैंड इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है साथियों। आपको बता दें कि भारत में इकलौता राज्य नागालैंड है जहाँ पर राजकीय भाषा वहाँ की इंग्लिश है, ठीक है, तो याद कर लेना। मणिपुर की मणिपुरी, जिसको मेई तिलोन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है साथी। तो आपको बता दूं कि दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, और इसका तो चुनाव करना है हमने, ठीक है, गलत का चुनाव करना है। तो तेलंगाना में कन्नड़ नहीं बोली जाती है, बल्कि तेलंगाना में तेलुगु है,
ठीक है, और आंध्रा से अलग हुआ राज्य है ये, ठीक है। तो तेलुगु याद रखिएगा साथियों आप, ठीक है, तेलुगु आपने याद रखना है। और एक और बात बता देते हैं कि तेलुगु के अतिरिक्त तेलंगाना में उर्दू का भी बहुत ज़्यादा जोर है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर पता ही है आपको, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी, वहाँ पर निज़ाम का राज्य था और वहाँ बहुत सारी जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है। तो उर्दू के साथ साथ वहाँ पर तेलुगु भाषा है। तो जहाँ पर कन्नड़ गलत है, कन्नड़ तो कर्नाटक की है। अगला प्रश्न साथियों, पांचवा विकल्प भी साथ में दे दिया था, लेकिन हो सकता है मिसप्रिंट हो गया है वो, चलो कोई बात नहीं। देवनागरी लिपि से संबंधित सबसे पहले सबूत किस राज्य में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न साथियों बहुत बार पूछा है, 365 प्रश्न होने को आए हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको होमवर्क है, किस राज्य में सबसे पहले सबूत मिले थे देवनागरी लिपि से संबंधित, ठीक है। ये हमने प्रश्न, अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए, 350 बहुत सारे प्रश्न मास्टर कैडर लेवल के, एटीटी सेकंड पेपर के, ठीक है। तो ये दोनों ही लेवल के प्रश्न बन जाते हैं, देवनागरी लिपि से संबंधित हैं, और लिपि और भाषा तो ईटीटी सेकंड पेपर में भी है ऑप्शन ये। तो थोड़ा सा देख के चलिए भाई, मुझे लगता है ये प्रश्न आ सकता है पेपर में, और हमने समझाया हुआ है, ठीक है। चाहे वो देवनागरी लिपि का नामकरण वीडियो में हमने डिटेल से समझाया हुआ है कि कहाँ से सबसे पहले सबूत देवनागरी लिपि से संबंधित कहाँ मिले थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइव बहुत जल्द होंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम है साथियों, और नहीं कर पा रहे हैं लाइव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।